अच्छा बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो है वो कह लेंगे सेकंड लास्ट जो है वो हमारा ये आर्टिकल है जिसका नेम है हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, लॉन्ग के तौर पे भी पूछा जा सकता है और जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। बट इससे पहले हम जो है वो पढ़ के आए इंथाल्पी। इससे पहले बेटा हमने जो है वो कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, इंथाल्पी के बारे में पढ़ा। तो बेटा ये हैज़ेस लॉ कब जो है वो हम अप्लाई करवाएंगे, इससे पहले जो है वो हमने कुछ और जो है वो इंथाल्पीज पढ़ी हैं। क्लोरीमीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के क्लोरीमीटर पढ़े, बॉम्ब क्लोरीमीटर और ग्लास क्लोरीमीटर। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास कि ये कब यूज करेंगे, ये बच्चे हम तब यूज करेंगे जब इंथाल्पी ना तो ग्लास क्लोरीमीटर की मदद से मेजर कर सकें और ना ही आप जो है वो बॉम्ब क्लोरीमीटर की मदद से मेजर कर सकें। फिर हमें जो है वो कौन सी चीज चाहिए, हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन के साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। ठीक है, तो इसको जो है वो कह लें कि ये जो हैज़ेस लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी होते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। इफ अ रिएक्शन कैन टेक प्लेस, if a reaction can take place by one or more route, बेटा उसका एक रूट भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा रूट भी हो सकता है। एंड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, बेटा इनिशियल और जो फाइनल कंडीशन है आर द सेम। इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन अप्लाई करवाई है जैसे कि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी में मूव करना चाहते हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर द टोटल एंथैल्पी चेंज इज द सेम, बेटा जो उसके अंदर चेंज आएगी ना बाद में एंथैल्पी के अंदर, एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, वो आपके पास सेम आने चाहिए। बेशक आप एक रूट से कर लें या उसको डिफरेंट पाथ से कर लें। जैसे जो मैथ का ना क्वेश्चन होता है तो बेटा जो है वो वहां पे लिखा होता है कि इसका अल्टरनेटिव मेथड मौजूद है। क्या मतलब कि आंसर आपका सेम ही आए तो जिस रूट से मर्जी चले जाए। जैसा कि सपोज कर ले मैं कहता हूँ बच्चे आप लोगों ने जो है वो सिटी किसी सिटी जाना है जैसा कि टोबा टेक्सिंग है, तो बेटा आप लोगों के पास चॉइस है, या तो आप बिल्कुल सीधे चले जाएं टोबा टेक्सिंग या फिर बेटा जो है वो आप गोजरा जाएं, गोजरा से टोबा चले जाएं, कि पहुंचना आपने वहां पे है। ठीक है, लेकिन जो है वो रूट आपके डिफरेंट हो सकते हैं। फिर बच्चे मैंने लिखा प्रॉब्लम विद द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, बेटा कुछ सिस्टम ऐसे है उसकी डायरेक्ट एंथैल्पी आप नहीं मालूम कर सकते, आपको डिफरेंट रूट्स चाहिए। जब डिफरेंट रूट्स की बात आएगी फिर आपके पास जो है वो हैज़ेस लॉ जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। हैज़ेस लॉ जो है वैसे स्विट्जरलैंड का जो है वो ये कह लेंगे एक केमिस्ट था, तो 1802 के अंदर जो है वो कह लेंगे ये पैदा हुआ था स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर जो है वो 1830 के अंदर ये कह लेंगे प्रोफेसर बन गया था केमिस्ट्री का, तो फिर इसने जो है वो इंथाल्पी के ऊपर जो है वो काम किया था। अब बेटा कुछ सिस्टम ऐसे है जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, बेटा इसको जो है वो आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि इसको जो है वो डिकम्पोज करवाना पड़ेगा या फिर जो है वो जो भी आपके पास सिस्टम के अंदर कार्बन, अगर आप कहें कार्बन प्लस 2Cl2 और ये आपके पास बन गया CCl4, तो इस फॉर्म के अंदर कभी भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसके लिए फिर आपको डिफरेंट रूट जो है वो करवाने पड़ेंगे कि डायरेक्ट आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते और ना ही आप कहेंगे इसको जो है वो आपने डिकम्पोज करवाया तो फिर ये वाली चीज वापस बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर बच्चे जो है वो सेम इन केस विद बोरॉन ऑक्साइड, इसके अंदर भी यही केस है, और उसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा जब आप इसको बंद करते हैं तो एक प्रोटेक्ट लेयर सिस्टम के ऊपर बन जाती है और वो एलिमेंट को बर्न नहीं होने देती है अच्छे से। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा अगर आप जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्यों बच्चे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि वहां पे फॉर्मेशन बच्चे किसकी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये बच्चे इसकी डेफिनेशन हो गई टॉप पे। उसके बाद कुछ मैंने ये प्रॉब्लम लिखी है, प्रॉब्लम विद डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। कोई सिस्टम ऐसे हैं जिनकी आप डायरेक्ट एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर जो है वो फिर
इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, हेसेस लॉ। अब बेटा कुछ मैंने यहाँ पे जो है वो जनरल मेथड लिखा है, जनरलाइज्ड मेथड। सपोज करें आपके पास एक सिस्टम है, तो आपने प्रोडक्ट बनाना है कि ये ए जो है वो चला जाए डी के अंदर, ठीक है, उसका सिंगल स्टेप ये वाला हो गया। अब जो है सेवरल मेथड है, आपके पास 2 स्टेप हैं या 3 हैं या 4 स्टेप हैं, जाना आपने यहाँ पे है। आप क्या करें कि सबसे पहले ए को कन्वर्ट करें बी के अंदर, बी से आप सी में जाएं, और सी से आप कहां में चले जाएं, डी के अंदर। लेकिन आपके पास ये भी चॉइस है कि आप डायरेक्ट डी के अंदर चले जाएं, ये इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। और ये वाला बच्चे कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। अब बेटा जो है वो ये मैंने उसका जो है वो हेज़ल्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी। बच्चे ये मेरे पास है हेज़ल्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म, ये ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला जो आपके पास मैंने जो है वो एक फार्मूला लिखा है, सम ऑफ समीशन है ना, सिग्मा लिखा। अगर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर हम सभी एंथैल्पी का जो है वो सम करें, तो बच्चे हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 होता है, और ये कांस्टेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर उसका जो सम है कांस्टेंट, या फिर आप 0 जो है वो लिख सकते हैं। फिर बच्चे मैंने लिखा ये क्वेश्चन को कि हेज़ल्स लॉ इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बच्चे जो है वो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म थी। अब इससे आगे जो है वो कह लें, पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकली फॉर्म, उसका जनरल मेथड, और बच्चे जो है वो प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आपको ये हेज़ल्स लॉ अप्लाई करवाना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो उसका साइक्लिक फॉर्म के अंदर जब सम किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इस स्टेप के बाद जो है वो बच्चे हम इसकी जो है वो कुछ एप्लीकेशन है 3-4, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। जो है वो एप्लीकेशन है, अब हम जो है वो एप्लीकेशन उसकी जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। पहली जो है वो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कहने के प्रॉब्लम के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट आप तैयार नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड चाहिए। तो यहाँ पे देखें, कार्बन की कराई ऑक्सीडेशन, जब कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाई तो बेटा जी हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी एंथैल्पी आपने यहाँ पे ये जुबानी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जैसा कि यहाँ पे ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि आपके पास कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन करवाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन हमारे पास एक और भी रूट है, पहले कार्बन को कन्वर्ट कर लें कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, फिर उसको हम जो है वो कन्वर्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे देखें, हमने जो है वो कार्बन उसका जो है वो हाफ ऑक्सीजन के जो है कह लेंगे एटम के साथ जब रिएक्शन का कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमने डेल्टा H1 जो है मालूम करनी है, ये हमारे पास जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे बच्चे देखें, ये हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास प्रोसेस है, या फिर क्या मैथमेटिकली फॉर्म है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इसकी जो है वो हमारे पास में कितनी वैल्यू है, -110 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड बेटा हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे जो है वो फर्स्ट स्टेप है कि हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट को बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करें कि जो है वो 2 टाइम आप कास्टिक सोडा लें, ये बच्चे जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो बेटा आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसका डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट मेथड भी है। वो क्या है कि बच्चे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 1 टाइम आप लें सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 टाइम आप लें कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता बच्चे जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी जो है माइंड में रख लें बेटा। अगर वो CO3 इसकी वैलेंसी जो है -2 होती है, कार्बोनेट अगर बच्चे हो HCO3 और इसकी वैलेंसी जो है -1 होती है, तो बच्चे इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो ये जो है वो हमारे पास डेल्टा H1 जो है वो इसकी अब जो है यहाँ पे बच्चे हमने जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। और जो है वो ये वाला जो प्रोसेस है कौन सा हम मालूम करने लगे हैं, फर्स्ट वाली तो एग्जांपल जो है इसके मुताबिक हमने कर ली। अब सेकंड में आपको ये वाली एग्जांपल बताने लगा हूँ कि जब हम साइक्लिक फॉर्म के अंदर सम करें,
अगर साइक्लिक फॉर्म है, इसके अंदर जो है वो हम सम करें तो बेटा हमारे पास आंसर 0 आता है। वो देखने लगे हैं कैसे आता है। तो बेटा डेल्टा एच भी गिवन है, यहाँ पे बच्चे देखें ये वाली डेल्टा एच आपके पास गिवन है, डेल्टा एच वन भी आपके पास है और डेल्टा एच टू भी। तो आपने बेटा जो है वो इस इक्वेशन के अंदर हेजल्स लॉ का जो आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म है उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर दी। जब बच्चे उसके अंदर आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास जो है वो दोनों साइड पे आंसर देखें इक्वल है। तो अगर ये वाली जो वैल्यू है मैं उठा को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाऊं, जैसा कि यहाँ पे मैं जो है वो लिखता हूँ 89, ठीक है। तो ये इस साइड पे माइनस की, दूसरी साइड पे जाके ये हो गई प्लस की, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आया 0। तो बेटा ये वाली एग्जांपल जो है वो हमारे पास होगी सम की, जब हम जो है वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर एक सभी एंथैल्पी का साइक्लिक फॉर्म हो जैसा कि ये है, इन सभी का अगर आप सम करें, इन सभी का एंथैल्पी का अगर आप सम करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 0। तो ये बेटा जो है वो कह लें कि हमारे पास हेजल लॉ का साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो 0 आता है आंसर वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।